नमस्कार बच्चों। आज अपन कक्षा 10 का जो चैप्टर अपना रियल नंबर्स चल रहा था उसको अपन आगे बढ़ाएंगे और एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 को आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। ठीक है, मैंने आपको उनको ये चेक करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या के कोई मान के लिए n के लिए अपन यदि n की जगह किसी भी प्राकृत संख्या का मान लेते हैं 1 2 3 कुछ भी लेते हैं, ठीक है, तो 6 की पावर जो n है वो आपकी 0 पर 6 की पावर n में यदि अपन लगाएंगे उसको n की जगह अपन नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है, ये अपन को पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे करें। तो अपन जानते हैं और ये बात अपन ने जैसे पहले भी पढ़ी होगी छोटी कक्षा में भी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक यदि है और यदि वो 0 पर समाप्त हो रहा है, ठीक है, एनी नंबर, और वो यदि 0 पर समाप्त हो रहा है तो अपन को पता है कि यदि वो 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसमें 5 से वो पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, बस उसी कंसेप्ट को यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो अपन यहाँ थोड़े से लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोई भी पूर्णांक भी पूर्णांक 0 पर समाप्त होता हो तो वह 5 से विभाजित होगा। ठीक है, माने उसके गुणनखंड में आपका 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि 6 की पावर n है। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं, यदि 6 की पावर n है तो 6 को यदि अपन फैक्टराइज करते हैं तो 2 गुणा 3 की पावर n। ठीक है, तो 2 की पावर n हो जाएगी गुणा 3 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब अपन यदि यहाँ देख रहे हैं कि जब मैंने 6 को इनके गुणनखंड में अपन ने इनको गुणनफल के रूप में लिखा, इनके अभाज्य गुणनखंड को, तो इसमें देखा 2 और 3 है, इसमें आपका 5 नहीं है। और यदि 5 नहीं है तो अभी अपन ने ये बात की थी कि कोई भी पूर्णांक यदि 0 पर समाप्त होता है तो उसमें आपका 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, माने 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, माने उसके गुणनखंड में आपका 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 आपका नहीं है, केवल और केवल 2 और 3 है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 6 की पावर n में किसी भी प्राकृत संख्या के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, और अपन चेक भी कर सकते हैं इसको, जैसे अपन जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर n जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इस प्रकार चलेगा। ठीक है, तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि यदि 6 की पावर सबसे पहले n की जगह में 1 रखूँ तो वो हो जाएगा 6। तो मुझे आप बताओ क्या ये 0 पर समाप्त हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, उसी प्रकार यदि 6 की पावर 2 रखूँ तो 6 गुणा 6 माने 36 हो गया, क्या 0 पर समाप्त हुआ? ये नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से ही आगे चलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस अपन को यही पूछा है कि 6 की पावर जो n है वो आपका 0 पर समाप्त होगा क्या, एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि इनके जो गुणनखंड है, इनके जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें आपका 5 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई, कुछ नंबर्स दे रखा है एंड, और कुछ नंबर्स दिए इन्होंने, आर कंपोजिट नंबर। माने अपन को ये बोल रहा है, आपको ये व्याख्या करनी है कि जो आपको ये दे रखा है ये दोनों ही आपके कंपोजिट नंबर है, माने भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये अपन को यहाँ पर एक्सप्लेन करके व्याख्या करके बतानी है। ठीक है, तो उससे पहले अपन एक गणित के अंदर एक फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक का। ठीक है, तो उसको जानते हैं, उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि इसकी व्याख्या कैसे की जाती है, क्या ये दोनों भाज्य संख्या है, यदि है तो क्यों है। ठीक है, तो इसका अपन कारण जानेंगे। ठीक है, तो उसको अपन जानते हैं कि अरिथमेटिक थ्योरम की एक फंडामेंटल थ्योरम है, उसको जानते हैं। तो देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम क्या है, तो लिख लेते हैं पहले, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो क्या कहती है,
आपकी अरिथमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम है वो आपकी ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी factorized as a product of primes। माने प्रत्येक कंपोजिट नंबर जो है वो आपका प्राइम माने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यदि हिंदी में अपन ये बात करें कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो है वो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन को ये पता चल गया कि भाज्य संख्या कौन सी होगी। ठीक है, यदि इन नंबर्स को अपन अभाज्य संख्या के मल्टीपल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, यदि लिख पाएंगे तब तो ये आपकी कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। और यदि अपन इनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख पाएंगे तब अपन को ये बोलेंगे कि ये आपका ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों नंबर्स को। पहला नंबर्स लेते हैं अपन 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले यहाँ प्लस का साइन है और अपन ये देख रहे हैं कि इन दोनों में से आपका 13 जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो पीछे आपका क्या हो गया 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ मैं 13, और इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 77 प्लस 1, और ये हो गया 13 गुणा 78। ठीक है, और अब ये जो आगे आया है इसको अपन और आगे फैक्टराइज करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो अपन अब देखो यहाँ देख रहे हैं कि 2, 3, 13 और 13 ये सारी की सारी जो है वो अभाज्य संख्या है। और अभी अपन ने फंडामेंटल थ्योरम में यही पढ़ा था कि यदि कोई कंपोजिट नंबर है तो उनको अपन जो प्राइम नंबर से उनके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और वही बात देखो यहाँ पर हो रही है, सारे के सारे ये आपके प्राइम नंबर से उनका प्रोडक्ट के रूप में अपन लिख पा रहे हैं। तो अपन ये बोलेंगे कि ये जो नंबर है वो आपका कैसा हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये अगला वाला देखते हैं। नेक्स्ट जो अपन को नंबर दिया है वो आपका ये दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 5 आपका यहाँ पर भी है और 5 आपका यहाँ पर भी है, तो 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन निकालने के बाद में पीछे बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है, तो इन सबको यदि मैं मल्टीप्लाई के रूप में लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1008 प्लस 1। ठीक है, और 5 गुणा 1009। तो अब अपन यहाँ पर भी ये जान रहे हैं कि 5 और 1009 दोनों ही आपके अभाज्य नंबर है, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब अपन समझ पा रहे होंगे जो अपन ने अभी पढ़ा था कि अरिथमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, माने प्रत्येक भाज्य संख्या जो है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि यहाँ पर 2 जो है प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है, उनको गुणनफल के रूप में आ रहा है। तो इसका ये अर्थ हो गया कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो भी आपकी क्या है, कंपोजिट नंबर है, माने भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन की इस तरह से व्याख्या कर पाएंगे। तो अपन ये लिख देते हैं कि 5 और 1009 अभाज्य संख्या हैं। तो जो दोनों नंबर दे रखे हैं वो भी आपके कैसे हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ
कि जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें, फिर से आप इसकी प्रैक्टिस करें। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपका छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं, अति लघुरात्मक क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।